हेलो दोस्तों, फास्ट सीरीज में आज कर रहे हैं 10+2 क्लास की लास्ट यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें क्या पढ़ना हमने, सबसे पहले तो मेडिसिन्स के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स जो फूड में यूज़ होते हैं और लास्ट में पढ़ेंगे सर्फेक्टेंट्स यानी कि सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सबसे पहले इसमें कीमोथेरेपी एक टर्म आती है। जब भी किसी डिजीज़ का इलाज आप केमिकल्स की सहायता से करते हो, थेरेपी मीन्स होता है इलाज करना, तो केमिकल्स की मदद से जब आप कोई इलाज करोगे तो उसको कहा जाता है कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। इसके बाद ड्रग या मेडिसिन्स क्या होती हैं। देखो, ड्रग का एक सोशल मीनिंग तो अलग है, ड्रग्स हम समझते हैं ये जो नशा वगैरह होता है, लेकिन साइंस के अनुसार, बायो के अनुसार हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस जो किसी डिजीज़ को ठीक करता है वो ड्रग होता है। तो ड्रग या मेडिसिन, इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है 100 से 500 एटॉमिक मास यूनिट तक। इनका एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, ये जाकर टारगेट पर काम करते हैं, वहाँ से एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होता है। अगर वो रिस्पॉन्स थेराप्यूटिक है या यूज़फुल है तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, ड्रग है। ड्रग के टारगेट्स क्या होते हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये टारगेट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन्स है, जिसमें जैसे एंजाइम्स भी क्या हैं, प्रोटीन्स के एक टाइप हैं, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये ड्रग के टारगेट्स कहे जाते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, ड्रग जो है, जो हमने ली दवाई या ड्रग मेडिसिन जो आप बोल रहे हैं वो हमने ली, इसके बाद वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। तो उसके लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो वो अपने टारगेट तक पहुंचनी चाहिए, इन बिटवीन मेटाबोलाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ड्रग ली और वो बीच में ही कहीं हजम होगी, मेटाबोलाइज होगी, वो वहाँ तक पहुँची ही नहीं जहाँ उसको पहुँचना था। तो एक तो ये बात होती है कि इन बिटवीन मेटाबोलाइज ना हो। दूसरी बात, जब वो बॉडी से बाहर जाए तो उसका एक्सक्रीशन विदाउट एनी हार्म, एक्सक्रीशन विदाउट डूइंग एनी हार्म, बिना किसी नुकसान के वो बॉडी से बाहर चली जानी चाहिए। इन दो बातों का ध्यान रखते हैं, इसी को कहा जाता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग डिज़ाइन, ड्रग को कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, ये सारे एक एक या दो दो नंबर में आपसे पूछ लेते हैं। तो ड्रग डिज़ाइनिंग में दो बातों का ख्याल रखना होता है कि उस ड्रग का टारगेट क्या है, उसको किस बायोमोलिक्यूल पर रिएक्ट करना है, और दूसरा उसका मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए। जो बातें हमने की दोनों वही। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो 4 बेसिस हैं जिनके ऊपर ड्रग्स को क्लासीफाई हम करते हैं। पहला जैसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो इस इफेक्ट के बेस पर हम ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। जैसे जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, तो एनाल्जेसिक्स का काम होता है पेन रिलीफ का। एनाल्जेसिक्स वो होती है मेडिसिन जो पेन को कम करती हैं, दर्द निवारक। एंटीसेप्टिक वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं या उनको मार भी सकती हैं। तो ये जैसे इस इफेक्ट के बेस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन होगा, भाई ये ड्रग्स एनाल्जेसिक्स में आएंगी, ये एंटीसेप्टिक्स में आएंगी, एंड सो ऑन, ये एंटीपायरेटिक्स में आएंगी, इसी तरह से। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है जैसे ड्रग एक्शन, ड्रग क्या एक्शन ले रही है। जैसे कि जो हिस्टामिन्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है, तो ये इसका एक्शन देखा हमने कि एलर्जी हो रही है तो किसके कारण हो रही होगी, हिस्टामिन्स। अब हिस्टामिन्स को कौन ख़त्म करेगा, वो है एंटी हिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो ड्रग एक्शन के बेस पर हमको क्लासिफाई करते हैं। ड्रग टारगेट्स के बेस पर भी क्लासिफाई होती हैं। जैसे उसका जो ड्रग हम ले रहे हैं उसका टारगेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स होते हैं एक टाइप के, इस बेस पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर। तो अगर उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है तो लगभग ये तय है कि उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी एक जैसा ही आएगा, सिमिलर इफेक्ट आएगा। जैसे सल्फोनामाइड्स होती हैं, सल्फोनामाइड्स क्या है, बेंजीन से NH2, सल्फर से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ये, डबली बॉन्डेड ये, और NHR, ये सल्फोनामाइड्स हैं। तो जितनी भी ऐसी ड्रग्स होंगी जिनमें ये स्ट्रक्चर है उनके इफेक्ट लगभग आपको सिमिलर मिलेंगे। अब हमने पढ़ना है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होते हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स की बात करते हैं, फिर रिसेप्टर्स की, दो की बात हमने करनी है। तो एंजाइम्स भी ड्रग का टारगेट होते हैं। एंजाइम्स क्या है, ये बायोकैटलिस्ट हैं जो अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपका डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, हर एक में इन एंजाइम्स का रोल होता है। तो ये एंजाइम्स भी ड्रग के टारगेट, यानी कोई भी एंजाइम जब ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो वो उसका टारगेट बनाया जाएगा कि वो उसको ठीक करे।
या फिर उसको ब्लॉक करे, उसकी जगह दूसरा आएगा, फिर बॉडी अपने आप सिंथेसिस करेगी। तो ये एंजाइम्स भी ड्रग के टारगेट्स होते हैं। और एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, इनके क्या फंक्शन हैं? तो मेन एंजाइम के 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है कि एंजाइम के ऊपर एक विशेष जगह होती है जिसको एक्टिव साइट बोलते हैं। उस एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है और फिर आगे रिएक्शन बढ़ती है। सबस्ट्रेट जब मैं कहूं तो आप समझेंगे रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट ही है, वो आएगा एक्टिव साइट पर लगेगा, फिर एंजाइम अपना काम उसके ऊपर करता है। और एंजाइम खुद अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि ये कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है। ये जो सबस्ट्रेट आएगा और एक्टिव साइट पर अटैच होगा, इसके लिए जो बॉन्डिंग्स काम करेंगी, जो बॉन्ड्स बनेंगे, वो आपके हो सकते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, वान डेर वाल फोर्सेज हो सकते हैं, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी वहाँ हो सकती हैं। दूसरा काम एंजाइम्स का है कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं ताकि सबस्ट्रेट आसानी से उस पर अटैच होकर अपनी केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सके। 2 फंक्शंस हैं, यानी कि एंजाइम्स भी ड्रग का टारगेट होते हैं। दूसरा है, होते हैं तो फिर काम कैसे होता है? ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अगर एंजाइम ही ठीक ठाक काम कर रहे होते, सब कुछ ठीक होता, तो डिजीज़ क्यों होता? क्योंकि डिजीज़ का मतलब डिस प्लस ईज, यानी कि जिसमें ईज आराम खत्म हो जाए वो डिजीज़ है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है। तो जब डिजीज़ की कंडीशन आई तो कहीं ना कहीं यही तो बात हुई होगी कि एंजाइम्स ने अपना काम अच्छी तरीके से नहीं किया होगा। तो उस एंजाइम्स को कहा जाएगा भाई आप रुको कुछ देर और हम दवाई लेकर आते हैं, वो आपकी जगह पर काम करेंगी, फिर आप देख लेना जब बॉडी ठीक हो जाए। तो एंजाइम इनहिबिटर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर्स, उनको इनहिबिट मीन्स रोकना, उनका काम रोका जाएगा और ड्रग उनके काम को सुधारेगा। जैसे कि ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, हमसे पूछा जाए ये क्या करते हैं, तो 2 काम करेंगे। पहला काम तो ये है कि या तो वो एक्टिव साइट उसको ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको डिस्टोर्ट, उसको उसका स्वरूप ही चेंज कर देंगे, डिस्टोर्ट कर देंगे, उसको बिगाड़ देंगे, ताकि एंजाइम जो नॉर्मल काम कर रहा था डिजीज कंडीशन में वो वैसा ना करे, ठीक काम करे। अब ये जो ब्लॉकिंग और डिस्टोर्टिंग है एक्टिव साइट की, यही 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं एक, तो वो क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, यानी कि ड्रग्स का और एंजाइम्स का जो है जब इंटरेक्शन होगा तो कंपटीशन होगा। जैसे यहाँ देखिए ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो स्पेसिफिक एंजाइम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आएगा वो इसी शेप का होना चाहिए जो यहाँ फिट हो जाए, वरना वो यहाँ आएगा ही नहीं। इसीलिए हर रिएक्शन के लिए अपना अलग एंजाइम होता है। तो एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है। अब ये है सबस्ट्रेट। अब जो ड्रग हमने ली, क्योंकि ये डिजाइनिंग में हमने पढ़ा है, वो हम कैसी लेंगे जो इससे मिलती जुलती हो, जैसे ये है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। और इस सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट यहाँ चला गया फिर तो वही होगा, डिजीज कंडीशन ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन दोनों का कंपटीशन होगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ड्रग पहुँच जाएगी। ये ड्रग यहाँ पहुँच गई, जिसे एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो अपना काम करेगी, टारगेट पर करेगी, फिर उसका फंक्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि डिजीज़ की कंडीशन दूर हो जाएगी। सबसेट ये ऐसा ही रहेगा। ये है कंपटीशन, यानी कि यहाँ के साइट को क्या किया, इन्हें ब्लॉक कर दिया। अब बताओ सबस्ट्रेट कहाँ आएगा, ये खुद बैठेगा यहाँ पर आके, तो ये है ब्लॉकिंग। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसमें क्या होता है, एंजाइम पे एक्टिव साइट के अलावा एक साइट और होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब यहां पर जैसे ये इनहिबिटर है, ये क्या करेगा, ये एक्टिव साइट को ही खत्म कर देगा। अब सबस्ट्रेट, जैसे कि यहां पर कोई ऐसा सबस्ट्रेट आ सकता है, लेकिन यहां से क्या हुआ, इनहिबिटर आया। अब इसका कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि ये अलग है, सबस्ट्रेट अलग है। अब ये क्या करेगा, इनहिबिटर यहां पहुंच जाएगा एलोस्टेरिक साइट पर, ये पहुंच गया, और ये पहुंचते एंजाइम की शेप बिगड़ जाएगी, एक्टिव साइट की शेप अलग होगी, यानी कि एक्टिव साइट डिस्टोर्टेड। अब सबस्ट्रेट यहाँ फिट हो ही नहीं सकता। तो ये किस टाइप का है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं जो कंपटीशन नहीं करते, एलोस्टेरिक साइट पर पहुंच जाते हैं, जिस एंजाइम की शेप डिस्टोर्ट होती है और सबस्ट्रेट वहां पर आकर अटैच नहीं हो सकता। और अगर इनका ये प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है और सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर अटैच नहीं हो सकता। तो ये किस टाइप का है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं जो कंपटीशन नहीं करते, एलोस्टेरिक साइट पर पहुंच जाते हैं, जिस एंजाइम की शेप डिस्टोर्ट होती है और सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर अटैच नहीं हो सकता। और अगर इनका ये प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो
और फिर बॉडी को नया एंजाइम सिंथेसिस करना पड़ता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स कैसे टारगेट होते हैं ड्रग्स के लिए। एंजाइम्स के बाद रिसेप्टर्स भी हैं। रिसेप्टर्स भी एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस में काम आते हैं, तो वो भी ड्रग्स का टारगेट होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो रिसेप्टर्स की कुछ ऐसी शेप होती है जैसे दिखाई है कि इन रिसेप्टर्स की जो एक्टिव साइट हैं वो सेल से थोड़ी सी बाहर प्रोजेक्टेड होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई है बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के सरफेस है, ये आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, ये क्या है इनर है। तो ये जो बाहर एक्टिव साइट है, यहाँ पर कोई भी केमिकल मैसेंजर आता है और उसकी वजह से पूरे इसके अंदर वो कन्वे होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लिया यहाँ कोई मैसेंजर आए, यहाँ आए, एकदम वो आके यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, इसके अंदर हलचल होगी। तो वही एक मैसेंजर का काम करेगा, वो मैसेज की तरह काम करेगा और फिर यहाँ पर लगेगा और फिर वो चला जाएगा। तो ये क्या है, एक्टिव साइट्स जो हैं ये प्रोजेक्टेड है आउटसाइड बाहर की तरफ। सेल्स के अंदर जो भी मैसेज होता है उसको या तो न्यूरॉन्स के, पहले तो न्यूरॉन्स कैरी करेंगे, नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और फिर न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, वो मसल्स के पास भी जाता है। तो मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स एंड मसल्स तक जो जाता है वो केमिकल्स के द्वारा ही जाता है। और ये केमिकल्स कहाँ पर रिसीव होते हैं, ये यहाँ पर इस बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पर रिसीव किए जाते हैं इन रिसेप्टर प्रोटीन्स के द्वारा, और वो फिर क्या होता है, मैसेज इसके अंदर कन्वे होता है। अब ये जो ड्रग्स हैं ऐसी, ये दो टाइप की हैं रिसेप्टर्स के लिए। एक होती हैं एंटागोनिस्ट्स, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो रिसेप्टर साइट पर जाकर लग जाती हैं, और जब ड्रग यहाँ पर लग जाएगी तो फिर जो नेचुरल सबस्ट्रेट होना है वो नहीं आ पाएगा। यानी कि ये कब काम आएंगी, फॉर ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज। तो ये क्या करेंगी, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, इनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट्स। एक होती हैं एगोनिस्ट्स, ये क्या है, ये तब होती हैं जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर नहीं होता, उसकी कमी होती है। तो ये क्या करती हैं, ये मिमिक करती हैं। मिमिक मीन्स नकल करना, वैसा ही बिहेव करना। तो ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, तो ये उसकी जगह यानी कि वैसी ही दिखाई देती हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर इनका होता है, ये नेचुरल मैसेंजर की जगह वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट्स। अब कुछ मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहले है एंटीपायरेटिक्स। तो पायरेटिक शब्द का मतलब ही क्या है, टेम्परेचर या हीट। तो ऐसी मेडिसिन्स जो बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती हैं, कम करती हैं, वो होती हैं एंटीपायरेटिक्स। जैसे एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है, एनाल्जिन है। इनमें दो के फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला है एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, तो ये क्या है, बेंजीन के ऊपर OCOCH3, ये क्या है, COOH। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस में भी आता है, एस्प्रिन का ये फार्मूला है। दूसरा है 4-एसिटामिडोफेनॉल, ये सबसे फेमस है, पैरासिटामोल, ये तो बच्चे बच्चे को याद है। तो ये क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, और ये क्या है, NHCOCH3। ये एंटीपायरेटिक्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती हैं। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल्स। तो मलेरिया फीवर के दौरान जो बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती हैं वो मेडिसिन क्या हैं, एंटी मलेरियल्स। जैसे क्विनीन है, क्लोरोक्विनीन है, प्राइमाक्विनीन है, ये सारी एंटी मलेरियल्स हैं। नेक्स्ट जैसे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स कौन सी हैं, जो पेन रिलीफ यानी कि रिलीफ फ्रॉम पेन, जो दर्द निवारक होती हैं, वो एनाल्जेसिक्स हैं। इसकी टू कैटेगरीज हैं, नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स कौन सी हैं, ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे स्लीप, अनकॉन्शियसनेस, नींद आती है, बेहोशी छा जाती है, वो नारकोटिक्स होती हैं। ये ओपियम डेरिवेटिव्स होती हैं। ओपियम एक प्लांट है, उसकी डेरिवेटिव्स हैं ये। अल्केलॉइड्स इनमें पाए जाते हैं, जैसे कोडीन है, मॉर्फिन है, ये चीज़ें। और इनकी एक बुरी बात ये है कि ये हैबिट फॉर्मिंग है, इनकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। जैसे हीरोइन, मैरिजुएना, ये क्या है, नारकोटिक्स हैं। तो इनसे यानी कि पेन रिलीफ तो आपको हो जाएगा, लेकिन इनकी आदत पड़ सकती है जो बहुत डेंजरस है। दूसरी इनकी कैटेगरी है नॉन नारकोटिक्स। इसमें क्या है, एस्प्रिन है। जैसे एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक तो है ही, इसके साथ साथ
हार्ट पेशेंट्स के लिए भी, ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन होता है, ब्लड को क्लोट नहीं, यानी कि जो थक्का बनता है वो नहीं बनने देती, एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन इसका होता है। लेकिन इसके बारे में याद रखना, ये एम्प्टी स्टोमक नहीं ली जाती। एम्प्टी स्टोमक यानी कि एम्प्टी का मतलब है खाली पेट आपको एस्पिरिन नहीं लेनी है। इससे जो स्टोमक की वाल्स होती हैं उनमें ब्लीडिंग हो सकती है और गैस्ट्रिक इरिटेशन भी इससे होता है, यानी कि इरिटेट हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी वजह से। इसीलिए इसकी जगह पर रिप्लेस्ड बाई क्या करते हैं, नेप्रोजेन ये ली जा सकती है मेडिसिन, या आइबुप्रोफेन ये ली जा सकती है, या फिनाइल ब्यूटाजोन ये हम ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांक्विलाइजर्स या हिप्नोटिक्स। ये क्या होती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं। जो सम्मोहन क्रिया होती है किसी को वश में करने की, वो जो चीज़ें होती हैं वो हिप्नोटिक्स होती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये एक्ट करती हैं। हाँ, इनसे एक बात तो होती है कि एंजाइटी और मेंटल टेंशन ये कम होती हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर उसके उतने ही नुकसान भी हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग भी हैं। जितनी भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं, नींद की गोलियां, उनमें हिप्नोटिक्स या ट्रंक्विलाइजर्स इनको लिया जाता है, इनसे बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल है जैसे बारबिट्यूरिक एसिड है, इक्वानिल है, वेलियम है, ये क्या हैं, ये ट्रंक्विलाइजर्स का एग्जाम्पल हैं। एक और फेमस है रिजरपाइन, जो एक प्लांट है रावोल्फिया सरपेंटिना, इसका दूसरा नाम इसी का रिजरपाइन का सर्पासिल भी है, और प्लांट का मैंने बता दिया, उससे इसको डिराइव करते हैं। ये क्या करती है, पल्स रेट को कम कर देती है और ब्लड प्रेशर को भी ये कम कर देती है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स जैसे फुरासिन है, सोफ्रामाइसिन है, या बहुत इंपॉर्टेंट है डिटोल। यहाँ से भी 1 मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिटोल। घर घर में होता है, सबको पता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स उनका ध्यान रखना है। तो ये 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 कंपोनेंट इसके मेन है, क्लोरोजाइलिनोल और दूसरा है टर्पियनोल। और क्लोरोजाइलिनोल जो है इसका ये फॉर्मूला है, बेंजीन के ऊपर OH CH3Cl CH3 मीन्स 1 2 3 4, 4 के ऊपर क्या है क्लोरो, फिर 3,5 डाइमिथाइल फिनोल, ये है इसका कंपोनेंट। अब एक और जैसे एग्जांपल है एंटीसेप्टिक्स का, बिथियोनल, ये सोप्स में होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, सोप्स में मिला जाता है, साबुन में। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं बहुत बार, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है। तो 2-3% सॉल्यूशन लेना है अल्कोहल वाटर का आयोडीन के साथ, तो उसको आप कहेंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके अलावा आयोडोफोम है, ये भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड है, तो ये वीक एंटीसेप्टिक होता है, आईज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बार ये पूछते हैं एंटीसेप्टिक्स डिसइंफेक्टेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, किल भी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या प्रिवेंट देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा ही करते हैं, उसको किल कर देते हैं। ये लिविंग टिश्यूज़ के लिए कोई नुकसान नहीं करते, हार्म कोई नहीं है ये, जबकि टॉक्सिक होते हैं लिविंग टिश्यूज़ के लिए। ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स में या डिजीज स्किन्स में, वहाँ पर यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स का। जबकि इन डिसइंफेक्टेंट का आप यूज़ करोगे, जैसे कि फ्लोर्स हैं, फर्श वगैरह होते हैं, टॉयलेट्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, उनको डिसइंफेक्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। याद रहे, एक ही सब्सटेंस एंटीसेप्टिक का काम भी कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट का भी कर सकता है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 0.2% सॉल्यूशन आप फिनोल का अगर ले लें तो वो एक एंटीसेप्टिक है, और अगर 1% सॉल्यूशन आप लेते हैं तो वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीहिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स का जो प्रोडक्शन है उसको रोक देते हैं। हिस्टामिन्स के कारण क्या होती है, एलर्जी होती है बॉडी में, जो वेसोडाइलेटर है, या जैसे स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, या रेडनेस आ जाती है, ये सारी चीज़ें, या छोटी छोटी जो है पिंपल्स हो जाते हैं, वो सारी हिस्टामिन्स की करामात होती है। तो उसकी प्रोडक्शन को ये रोक देते हैं। जैसे सिट्राजिन है, या डाइमेटेप है, या सेल्डेन है, ये एंटीहिस्टामिन्स हैं। अब एक होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये विमेन में प्रेगनेंसी को चेक यानी कि उसको रोक देती हैं। इनको बर्थ कंट्रोल ड्रग्स भी कहते हैं। 2 फॉर्म्स में ली जाती हैं, या तो ओरल पिल्स जो गोलियां होती हैं उस
टाइप से ली जाएंगी, या फिर डिपोट। डिपोट क्या होती है? स्लो रिलीज फॉर्मेशन होती है इनकी। और नोर, इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, नोर एथिंड्रोन और मेंस्ट्रेनोल, ये एग्जाम्पल हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के।